सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे तीस्ता नदी जल विवाद पर। देखेंगे तीस्ता नदी जल विवाद है क्या, यह इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे सतलज यमुना लिंक कैनाल पर। देखेंगे सतलज यमुना लिंक कैनाल क्या है, इस समय यह क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसको लेकर कई तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सभी चीज़ों को काफ़ी डायनेमिक तरीके से हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तीस्ता नदी जल विवाद पर। आपकी स्क्रीन पर जो है कि भारत का मैप दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपने कई बार पहले भी देखा होगा, लेकिन आज फिर से देखिए। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक देश दिखाई देगा, नेपाल। नेपाल के पास आइए थोड़ा सा यहाँ पे पूरब में देखिए, हमारा एक प्यारा राज्य दिखाई देगा सिक्किम, और उसके थोड़ा सा दक्षिण में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल एक प्यारा राज्य हमारा दिखाई देगा। यहीं पर देखेंगे अगर आप वेस्ट बंगाल के पास से, तो एक देश दिखाई देगा बांग्लादेश, जिसको पहले जो है कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत के सहयोग से यह एक स्वतंत्र देश बन पाया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो लोकेशन देखना है, सिक्किम को देख लीजिए, नेपाल की लोकेशन देख लीजिए, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ये देखिए एक छोटा सा मैप था। मैं अब आपको सिक्किम का एक बड़ा सा मैप दिखाता हूँ, जो हमारे पूरे टॉपिक में काफ़ी यूजफुल हो। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, अब देखिए सिक्किम का मैप। अब इस सिक्किम का मैप जो देख रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि सिक्किम से दक्षिण की ओर क्या है, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल में हम आते हैं, और पश्चिम बंगाल में जो नदियों का जाल है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा एक नदी है ब्रह्मपुत्रा। आप देखिए, अब यहाँ पर जो मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको ब्रह्मपुत्रा लिखा दिखाई दे रहा हो। यहीं पर एक और नदी इसी ब्रह्मपुत्रा में आकर मिल रही है, लगभग जो है कि उत्तर पश्चिम से आती हुई एक नदी है तीस्ता। लिखा भी हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देख लीजिए। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा तीस्ता दोनों जो है कि आगे जमुना के रूप में आगे बढ़ रही हैं, और फिर उसके बाद यह जो है कि कहाँ मिल जाती है, एक नदी से मिलती है जिसका नाम है पद्मा। पद्मा क्या है, गंगा और उसके सहायक जो नदियां हैं उनके विषय में आपने पढ़ा होगा। क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा फोकस करना है तीस्ता पर, अदरवाइज हम टॉपिक से क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। ये जो मैप है बार बार यूज होगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। आइए हम बात करते हैं इसके कुछ मिनट्स पर। नदियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये इस तथ्य से समझा जा सकता है कि मानवीय सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ। नदियां न सिर्फ स्वच्छ जल अर्थात पेयजल का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि कृषि, मत्स्य पालन, जल विद्युत, परिवहन, उद्योग, नगरीय विकास आदि के भी क्या है, आधार है। इसलिए जब भी कोई नदी दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच प्रवाहित होती है, तो उसके जल के प्रयोग को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली कुल नदियों की जो संख्या है वो 54 है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो तीस्ता पर बात करेंगे। तीस्ता के उद्गम को लेकर एक मत का अभाव है। कुछ स्रोत इस नदी का जो उद्गम है वो समुद्र तट से लगभग 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित सिक्किम का एक जो है कि पाहुनरी ग्लेशियर है उसको मानते हैं। तो कुछ लोग इसका जो सोर्स मानते हैं वो मानते हैं तसो लामो झील। जो तसो लामो झील है, इसको भी अगर हम आप सोर्स के रूप में अर्थात कहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है अगर खोजेंगे तो ये भी मिल जाएगा। कुछ लोगों का मानना है
है कि इसका जो उद्गम होता है तसोलामो झील और तीस्ता खांगसे ग्लेशियर दोनों के पास से होता है। तो कुल मिलाकर एक चीज समझिए, हमें 3 सोर्स यहाँ से पता चल रहे हैं, पाहुनरी ग्लेशियर, उसके बाद तसोलामो झील वाला क्षेत्र और उसके बाद है तीस्ता खांगसे ग्लेशियर वाला क्षेत्र। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि कभी भी एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती जिसको लेकर एक मत नहीं है। यदि आपसे पूछा जाएगा तो तीनों में से कोई एक ही नाम दिया जाएगा। तो हम ये समझ चुके हैं कि जो तीस्ता नदी का उद्गम होता है वो सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र से होता है और इसी हिमालयी क्षेत्र पर ग्लेशियर वाला भी क्षेत्र है और साथ ही साथ झील वाला क्षेत्र है। यह जो नदी है इसकी कुल लंबाई लगभग 315 किलोमीटर है और यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। भारत के सिक्किम और जो है कि पश्चिम बंगाल की यह नदी जो है कि जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। जीवन रेखा का मतलब है कि इस नदी का महत्व क्या है, ज्यादा है। तीस्ता त्रिस्रोत शब्द का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है ऐसे नदी से है जो 3 स्रोतों या चैनलों से प्रवाहित होती है। कुछ लोग ये कहते हैं चूंकि इसका उद्गम 3 जगह से होता है इसलिए इसको तीस्ता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये 3 शाखाओं, चैनलों, भागों में प्रवाहित होती है, इसके कारण इसको तीस्ता कहते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह जो है कि दोनों किनारे से आकर मिलती हैं, दाएं और बाएं से। बाएं किनारे से आकर जो मिलने वाली नदियां हैं, पहली नदी है दिक्षु, दूसरी है रामपो, तीसरी है लांचू और चौथी है रानी खोला। वहीं दाएं किनारे से जो आके मिलने वाली नदियां हैं वह है रांगहमछू, फिर है रंगित और फिर उसके बाद है रिंग्यो छू। तो इस तरह से ये कुछ नदियां हैं, इनका संबंध तीस्ता से है इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। ये रिंग्यो छू है, दू लिख दिया गया है गलती से, तो रिंग्यो छू याद रखिएगा। इसमें से जो रंगित नदी है यह इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश की जमुना में अर्थात ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मैंने आपको दिखाया है ब्रह्मपुत्रा का में। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल की भी क्या करती है, सीमा भी बनाती है, अर्थात राज्य स्तरीय सीमा भी बनाती है। सिक्किम के साथ उत्तरी बंगाल के जो है कि 5 जिले और इसके लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की जो खेती है या उनकी जो जरूरतें हैं वह इसी तीस्ता नदी पर निर्भर है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश की भी एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना के बाद तीस्ता भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश का करीब 14% जो इलाका है, जो सिंचाई का क्षेत्र है, इस नदी पर निर्भर है। किस नदी पर, तीस्ता नदी पर। वहीं बांग्लादेश को करीब 7.3% आबादी जो है कि इसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अपना आजीविका का जो साधन है उन पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें एक चीज पता चलता है, तीस्ता चाहे भारत के लिए हो, भारत अर्थात सिक्किम के लिए हो या फिर पश्चिम बंगाल के लिए है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आइए थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड पर आपको ले चलता हूं कि आखिर विवाद को समझें कैसे। 1815 की बात है और नेपाल के राजा और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीस्ता नदी के पानी को लेकर एक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद नेपाल ने तीस्ता पर जो लगभग पूरा नियंत्रण था, या इसको कह दीजिए बड़ा नियंत्रण, लेकिन हालांकि देखा जाए तो लगभग पूरा जो नियंत्रण था वह अंग्रेजों के पास आ गया। और यह समझौता हो रहा है 1815 के। और इस समय कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान दीजिएगा, अभी जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्थापित नहीं हुआ। आपको याद होगा 1857 का विद्रोह और उसके बाद जो है कि जो परिवर्तन होते हैं। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाए कि इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी, तो आप इस जो है कि कंपनी के रूप में इसको सही मानेंगे, अन्यथा नहीं। अब जो है कि इससे ये पता चला कि यहीं से क्या हुआ, यह अंग्रेजों के अधीन पे आ गया और वह अंग्रेज जो भारत में अभी शासन कर रहे थे। विभाजन के समय जब आया, इसकी बात आई, तो अन्य संसाधनों की तरह इसको भी बंटवारे को लेकर बातचीत की गई। तीस्ता नदी के पानी को ही लेकर जो है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वर्ष 1947 में सर रेडक्लिफ की अगुवाई में गठित सीमा आयोग से दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठाई। ध्यान दीजिए, तीस्ता नदी का जो पूरा पानी है वह किसको मिल जाए, वह जो है कि पूर्वी पाकिस्तान को मिल जाए। इसी के लिए जो है कि क्या किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा कि, किससे कहा, सर रेडक्लिफ जी से कहा कि आप क्या करिए, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर।
लेकिन कांग्रेस ने भी विरोध किया, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया और तमाम तथ्यों और पहलुओं को ध्यान रखते हुए सीमा आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि तीस्ता का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो भारत को सौंपा जाना चाहिए और जिन क्षेत्रों के भारत के जिन क्षेत्रों की डिमांड जो है कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में की जा रही थी उसको डिनाई कर दी है। अब देखिए यहाँ से अब क्या हुआ, यह समझ में आ गया कि जो सीमा आयोग था उसने कह दिया कि जो तीस्ता का जो जल वाला क्षेत्र है उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ होगा, भारत में होगा, कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। लेकिन विवाद कब बना, जब 1971 के बाद जो हम क्या करते हैं, बांग्लादेश का निर्माण करवा देते हैं। तो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी छुपी हुई इच्छा ये थी कि तीस्ता जल को लेकर जो समझौते हुए हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए, अर्थात बांग्लादेश के बनने के बाद तीस्ता जो जल विवाद है थोड़ा सा बढ़ेगा। हालांकि अभी मैं क्लियर करूं ये कोई विवाद के रूप में नहीं है, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी आपको जब पूरा टॉपिक पता चलेगा तो क्लियर हो जाए। बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता को लेकर बातचीत आगे बढ़ी और 1983 अर्थात 1983 में एक एडहॉक समझौता हुआ, तदर्थ समझौता हुआ। समझौते में यह तय हुआ कि बांग्लादेश 36% पानी का प्रयोग कर पाएगा, वहीं भारत 39% वाटर का प्रयोग करेगा और 25% जल ऐसा होगा जिसको रिजर्व में रखा जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इस पर यह सहमति बन गई। कब बनी है, 1983 में। लेकिन समय आगे बढ़ा और इसी बीच हमने क्या किया, गंगा समझौता कर लिया। फिर यह हुआ जब गंगा समझौता हो गया है तो क्यों ना दोनों देशों के बीच जो और नदियां बची हैं इनको लेकर भी क्या किया, बातचीत की जाए और एक कोई जॉइंट कमेटी बनाई जाए। और यह जो जॉइंट कमेटी जो रिपोर्ट देगी दोनों देश उस पर सहमत होंगे और उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा। कमेटी का गठन भी हुआ और दोनों देशों ने क्या कर दी, अपनी सहमति भी दे दी। लेकिन कमेटी के द्वारा जो जल का प्रयोग करने का फॉर्मूला सुझाया गया था उसको क्या हुआ, पश्चिम बंगाल ने उस पर आपत्ति दर्ज की और उसको किनारे कर दिया गया। समय फिर से आगे बढ़ा और यह लगा कि अभी इसमें समझौता हो सकता है। समय आया वर्ष 2011 का और इस समय प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, ये ढाका दौरे पे गए और इन्होंने तीस्ता जल के बंटवारे को लेकर एक नए फार्मूले पर सहमति बनाने का प्रयास किया। सहमति बन भी गई, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका भी विरोध किया। तो बार बार ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए क्या है, जीवन रेखा है तीस्ता नदी और उस पर बहुत बड़ी आबादी क्या होती है, निर्भर करती है। खैर समय आगे बढ़ा और वर्ष 2011 में ही ममता बनर्जी ने राज्य की तरफ से अर्थात अपनी तरफ से केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा। लेकिन केंद्र ने जो ये प्रस्ताव तो ले लिया, लेकिन इस प्रस्ताव से इतर अपना ही प्रस्ताव बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो राज्य सरकार का प्रस्ताव है इससे अच्छा केंद्र का प्रस्ताव है और केंद्र के प्रस्ताव के आधार पर बांग्लादेश के साथ बातचीत की बात की गई। अब देखिए जो ममता बनर्जी ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है कि लगभग 42.5% जल का प्रयोग करे और वहीं बांग्लादेश के हिस्से में 37.5% जो है कि पानी आना चाहिए और 20% जो जल है उसको रिजर्व रखा जाना चाहिए, उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र ने क्या किया, अपना ही प्रस्ताव रखा और उसी के आधार पर बातचीत प्रारंभ की। चूंकि अब इसमें फिर से क्या होगा, ममता बनर्जी का रोल आएगा और फिर से क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे। तो अब देखिए इसमें ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि 42.5% पानी पर क्या होना चाहिए, भारत का अधिकार होना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी बांग्लादेश की जो आकांक्षाएं थी तीस्ता नदी को लेकर, उनकी जो निर्भरता थी वो बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा कि नहीं, 42.5% नहीं बल्कि अब हमें जल जो चाहिए वह लगभग 50% चाहिए, अर्थात जो भी जल है उसका आधा आधा हिस्सा दोनों देशों को मिलना चाहिए। और इस तरह से अगर आप देखें तो बांग्लादेश की ये जो डिमांड है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी उसके लिए तैयार नहीं होंगे। खैर पश्चिम बंगाल ने कहा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कि बरसात के मौसम में तो इसमें जल पर्याप्त रहता है, लेकिन जो गर्मी का मौसम आता है उसमें इसमें जो जल है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इन्होंने कहा तो कि गर्मी के मौसम में तो इसमें पानी इतना कम रहता है कि उसका बंटवारा ही नहीं हो सकता। आप 50-50% जल की बात कर रहे हैं।
बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, यह जो जल की कमी है ये भारत जो है कि जानबूझकर दिखा रहा है, क्योंकि भारत द्वारा तीस्ता पर कई बांधों का निर्माण किया गया है, जिसके वजह से जो प्राकृतिक जल प्रवाह है वह नहीं हो पाता, और इसके कारण तीस्ता में क्या होता है, जल कमी होती है, और जल की कमी का जो खामियाजा है वो बांग्लादेश को निपटना पड़ता है, झेलना पड़ता है। समय फिर से आगे बढ़ा, वर्ष आया 2015 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से क्या हुए, ढाका के दौरे पे गए, जैसे जो है कि इससे पहले के प्रधानमंत्री गए थे। जब वहां पर गए तो एक नया प्रस्ताव रखा गया, और जो प्रस्ताव रखा गया तो वह ममता बनर्जी उससे खुश नहीं थी, उन्होंने आपत्ति दर्ज की, और इसके वजह से समझौता नहीं हो पाया। इन्होंने इस समय भी कहा कि आखिर जो हमने प्रस्ताव भेजा है उसमें क्या कमी है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका ये कहना है कि जो हमने प्रस्ताव भेजा है वो भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है, और उसी के आधार पर समझौता होना चाहिए, क्योंकि तीस्ता जो है कि हमारे लिए क्या है, जीवन रेखा है, और इस पर हमारी निर्भरता है। कुल मिलाकर तीस्ता नदी को के जल को लेकर अभी कोई पूर्ण समझौता नहीं हो पाया, लेकिन बावजूद इसके जो है कि यह जो दोनों देशों का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है, और यह दोनों देश बहुत ही अच्छे तरीके से इस मुद्दे को डील करते आ रहे हैं। और यह जैसे हम पूरा घटनाक्रम अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों देश यह जो है कि आशान्वित है इस चीज़ को लेकर कि आगे चलकर एक अच्छा समझौता हो सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्र सरकार की जो टकराहट चलती है, ये कई बार क्या होती है, बहुत अच्छे अच्छे जो मुद्दे हैं वह सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि जो पश्चिम बंगाल के जो कंसर्न हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको भी ध्यान रखना होगा, तभी क्या होगा, इस पर बातचीत आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए अभी हुआ क्या है कि यह जो तीस्ता नदी जल विवाद है, इसमें चीन की भूमिका उभर आई है। हाल ही में तीस्ता नदी के प्रबंधन संबंधी एक परियोजना के लिए बांग्लादेश चीन से लगभग $1 अरब का ऋण लेने पर बातचीत कर रहा है। अर्थात अब देखिए ये जो तीस्ता नदी का प्रबंधन संबंधी परियोजना है, इसके लिए क्या कर रहा है, वह चीन से ऋण ले रहा है, और चीन से ऋण लेने का मतलब या चीन के द्वारा किसी देश को ऋण देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा किसके लिए लिया जा रहा है, तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए, जिसको लेकर अभी तक कोई बहुत फाइनल समझौता नहीं हुआ है। अब बांग्लादेश कहता है कि इस परियोजना का उद्देश्य तीस्ता नदी बेसिन का कुशल प्रबंधन करना है, जिससे ग्रीष्मकाल के शुष्क मौसम में उत्पन्न होने वाले जो जल अभाव हैं उससे हम निपट सकें, बाढ़ और सिंचाई का प्रबंधन कर सकें। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब एक ऐसी परियोजना में जिसको लेकर भारत के साथ अभी कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है, पश्चिम बंगाल की अभी भी आपत्तियां कायम है, ऐसे में इस प्रकार का समझौता करना चिंताजनक है। उसमें भी एक ऐसे देश के साथ जिसके साथ अभी भारतीय सेनाएं जो है कि हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या है, संघर्षरत हैं। तो इस तरह से ही भारत के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, चिंताजनक हो जाता है। बांग्लादेश और चीन के बीच ये जो ऋण वार्ता है, ये भारत के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ऋण के माध्यम से क्या करता है, वह अन्य देशों में अपनी पकड़ बनाता है, और फिर उन देशों को भारत के अगेंस्ट में क्या करता है, यूज करने का प्रयास करता है। और इस प्रकार के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, पाकिस्तान में भी देख चुके हैं, श्रीलंका में जब किया गया था तो श्रीलंका में भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस समय जो चीन का इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश में सिर्फ इस तीस्ता नदी के माध्यम से नहीं बढ़ रहा, बल्कि अन्य माध्यमों से भी बढ़ रहा है। हाल ही में क्या हुआ था, बांग्लादेश से आयाती 97% जो गुड्स हैं उन पर चीन ने क्या किया, शून्य शुल्क अर्थात जीरो टैरिफ की घोषणा कर दी थी। और साथ ही साथ चीन ने कहा बांग्लादेश को $30 बिलियन की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने की भी बात की। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अब क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने एक ऐसे देश को तीस्ता नदी के विवाद में घसीटने का प्रयास किया है, या हो सकता है चीन ही जानबूझकर ऐसा कर रहा हो जिससे ये तनाव बढ़ सकता है। तो इस तनाव में अब देखिए है क्या कि जो जल है वो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों देशों में अगर देखा जाए तो चावल की जो कृषि होती है, जो मछली पालन होता है, वह इसी तीस्ता नदी के जल पर निर्भर है। तो हमें इस मुद्दे पर थोड़ा सा जो हमारे संबंध रहे हैं बांग्लादेश के साथ, उसको बहुत धैर्यपूर्वक देखना होगा, और किसी न किसी रूप में चीन का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना होगा, क्योंकि चीन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस क्या करेगा, वह बांग्लादेश को चीन के करीब ले जाएगा, जो भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है।
आइए हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक सतलुज यमुना लिंक SYL कैनाल पर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गोविंद सागर, भाखड़ा डैम, नांगल डैम जो है कि आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर देखिए आपको यमुना सतलुज लिंक हेड लिखा होगा और यहीं पर कैनाल दिखाई गई है जो उत्तर में अगर देखेंगे उत्तर से होते हुए आपको ये देखिए करनाल के पास यमुना जो कैनाल है इससे मिल रही और यमुना नदी भी आप देख लीजिए। तो ये देखिए आपका हरियाणा है, उधर पंजाब है उत्तर की ओर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो शायद आप देख पाए। अब देखिए इसको शायद आप देख पा रहे होंगे, इस रूप में देखिए। अब आप इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरा जो मैप है यह क्या दिखाता है कि इसमें जो भी विवाद होगा वह पंजाब और हरियाणा का बहुत ज़्यादा होगा, उत्तर प्रदेश का उसमें कुछ नहीं। वर्ष 1955 में रावी, ब्यास, सतलज के जल का अनुमान लगाया गया और कुल जल जो अनुमानित किया गया था वह था लगभग 15.85 मिलियन एकड़ फीट। तो देखिए जो मिलियन एकड़ फीट है इसको अब हम बोलेंगे MAF। तो MAF का मतलब क्या है? मिलियन एकड़ फीट। इतना जल का अनुमान लगाया गया। इस समय तक अगर आप ध्यान देंगे वर्ष 1955 का पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य के रूप में है और इसलिए जब एक ही राज्य के रूप में है तो यह जो जल का बंटवारा होगा वह एक ही को मिलेगा। तो इस तरह से अभी जो हरियाणा राज्य नहीं बन पाया था इसलिए जो जल का बंटवारा हुआ वह राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए हुआ। पंजाब को देखिए कितना मिलना था, यह पंजाब इसमें जो है कि क्रमशः लिखा हुआ तो पहला राज्य है आपका जो है कि राजस्थान। तो राजस्थान को मिलना था 8 MAF। तो ध्यान दीजिएगा AMF जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मिलियन एकड़ फीट। वहीं जो पंजाब को मिलना था वह था 7.20 MAF। वहीं जो है कि जो जम्मू कश्मीर को मिलना था वह काफ़ी कम था, वह था 0.65 AM। अब देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है इसको इसलिए कम दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवश्यकताएं दूसरे जो नदियां हैं उनसे पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देख पा रहे होंगे तो यह जो जल का बंटवारा किया जा रहा है किसके बीच में? पंजाब और राजस्थान के रूप में महत्वपूर्ण है। और राजस्थान को कितना मिला है? 8 MAF और वही जो है कि पंजाब को मिला है 7.20 MAF, है ना। अब देखिए हुआ क्या, समय आगे बढ़ा। वर्ष 1966 में हरियाणा क्या हुआ? एक नया राज्य बना और राज्य बनते ही क्या हुआ? जल का बंटवारा भी करना था और इसके बाद ही क्या होता है? विवाद पूरा प्रारंभ होता है। यह प्रस्ताव लाया गया कि सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना के 214 किलोमीटर लंबा एक जलमार्ग बनाया जाएगा और इस जो जलमार्ग अर्थात नहर और कैनाल बनाया जाएगा इससे क्या किया जाएगा? पंजाब के सतलुज से जो है कि हरियाणा में जो यमुना नदी प्रवाहित होती है उसको जोड़ा जाएगा। अर्थात जोड़ना किसको है? पंजाब से सतलुज नदी को यमुना से, और यमुना कहाँ? हरियाणा में, इसको जोड़ देना है। इसके तहत ये कहा गया कि 122 किलोमीटर लंबा जो है कि हिस्सा पंजाब में कैनाल का बनाया जाएगा और 92 किलोमीटर लंबा जो है नहर जो है कि हरियाणा में बनाई जाएगी। हरियाणा ने क्या किया? जो पंजाब को मिला हुआ हिस्सा था, कितना मिला था पंजाब को उस समय जब हरियाणा उससे नहीं अलग हुआ था? तो 7.20 MAF। तो उसमें से उसने कहा कि हमें 4.2 MAF जो है कि पानी की हमें डिमांड है, हमें इतना पानी चाहिए। पंजाब ने कहा कि नहीं, ये तो आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, हम इस पर तैयार नहीं होंगे। इसके बाद हरियाणा जो है कि केंद्र सरकार के पास गया, उसने केंद्र सरकार से कहा कि जो है कि पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 24 मार्च 1976 को भारत सरकार ने हरियाणा को 3.5 MAF जो है कि पानी देने की बात कहा। अर्थात लगभग आधी से थोड़ा सा कम जो है कि पंजाब से इसने कहा केंद्र सरकार ने कि आप पानी जो है कि हरियाणा को दे दीजिए। अब इसके लिए कहा गया क्या किया जाएगा? वही जो नहर बनाने की बात हुई थी वह नहर बनाया जाएगा और इस नहर की टोटल जो लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। और कहाँ बनना है? 122 किलोमीटर ये पंजाब में और 92 किलोमीटर कहाँ पे? आपके हरियाणा में बनना है। हरियाणा ने कहा ठीक है। उसने अपनी ज़रूरत को समझते हुए 1980 में अपना जो अपने हिस्से का जो पूरा नहर था उसका निर्माण लगभग पूरा कर लिया। लगभग 250 करोड़ उस समय खर्च हुआ। पंजाब में होने वाले निर्माण का कुछ
खर्च जो है कि हरियाणा को देना था। इसलिए 1976 में जब ये समझौता हो रहा है उसी समय हरियाणा ने क्या अपनी पहली किस्त भी पंजाब को दे दी कि आप अपना निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दीजिए। तो देखा जाए तो ये तुरंत क्या हो जाना चाहिए था, निर्माण हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये बात टलती रही, कई तरह के इसमें विवाद आए। 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दखल के बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत यह कहा गया कि पंजाब को नहर निर्माण कार्य सिर्फ और सिर्फ 2 साल में पूरा कर लेना है और दोनों पक्ष जो न्यायालय में लड़ रहे हैं उनको अपनी याचिका को क्या लेना होगा, वापस लेना होगा। पंजाब ने इस समझौते के बाद इस नहर पर क्या किया, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो इसको लेकर पंजाब में ही क्या हुए, कुछ लोग थे वह इससे असंतुष्ट हो गए। इसी में एक नाम है हरिचंद्र लोंगोवाल। ये तो हरिचंद्र लोंगोवाल के नेतृत्व में नहर जो बनाई जा रही थी पंजाब में, उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि इससे तो क्या होगा, पंजाब को जल कम मिलेगा, पंजाब भूखे मरने लगेगा और पंजाब की जो कृषि उत्पादकता है वो कम हो जाएगी। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो है कि इस नहर के खिलाफ श्रीमणी अकाली दल ने एक आंदोलन शुरू कर दिया और नेतृत्वकर्ता कौन है, हरिचंद्र लोंगोवाल। 1982 में यह आंदोलन हिंसक हो गया और इसको एक धर्म युद्ध के रूप में तब्दील कर दिया गया, अर्थात कहा गया कि इससे क्या होगा, सिखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। समय आगे बढ़ता है, इसी बीच कई घटनाएं होती हैं। वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी और उन्होंने हरिचंद्र लोंगोवाल के साथ समझौता किया। समझौते के तहत 1986 तक नहर के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। कौन सा नहर का निर्माण, जो पंजाब के हिस्से का है, क्योंकि हरियाणा तो पहले ही कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक प्राधिकरण बनाने की भी बात की गई और कहा गया है कि यही प्राधिकरण दोनों राज्यों के हिस्सों में जो जल की मात्रा आना है उसको तय करेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पंजाब शुरू से ही इस नहर के निर्माण के पक्ष में नहीं था। धीरे धीरे पंजाब ने लगभग 90% जो कैनाल का एरिया था अपना, उसको बनाना था उसको पूरा कर लिया। लेकिन फिर से यहाँ पे एक घटना होती है। 1990 में सिख उग्रवादियों द्वारा 2 इंजीनियरों और 35 मजदूरों की हत्या कर दी जाती है जो इस कैनाल पर काम कर रहे थे। इसके बाद फिर से क्या हुआ, काम रुक गया। फिर से कई जगह पर इसको लेकर जो है कि आंदोलन होने लगे कि ये नहर नहीं बनाई जानी चाहिए। 1996 में हरियाणा ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वो कहा कि पंजाब अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं कर रहा है, आप उसको क्या करें, आदेश दें। अदालत ने क्या किया, वर्ष 2002 और 2004 में नहर को पूरा करने का आदेश दिया पंजाब को, कहा कि आपको यह जो नहर है इसका पूरा करना चाहिए। लेकिन वर्ष 2004 में ही पंजाब ने क्या किया, द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 के माध्यम से जल बंटवारा जो समझौता हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि हम इतना जल जो है कि हरियाणा को देंगे, उसको कैंसिल कर दिया, अर्थात उसको खत्म कर दिया। वर्ष 2011 में जो है कि हरियाणा पुनः कोर्ट में गया, उसने कहा कि 2002 और 4 में जो आपने आदेश दिए थे उन्होंने उसको भी नहीं माना, ऊपर से ये जो है कि एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बात यह आई कि एग्रीमेंट तो ऐसे कैंसिल होगा नहीं। कोई एक ही व्यक्ति चाहे कि उस समझौते में 4 लोग मिले हुए, एक व्यक्ति कहे कि मैं इससे अलग हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वर्ष 2016 में पंजाब ने एक एक्ट के माध्यम से यहाँ तक प्रयास किया कि जो नहर के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था वह उन लोगों को लौटा दिया जाए। जब उन लोगों को लौटा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो नहर का क्षेत्र है जो अभी यूज नहीं हो पा रहा है, यूज होगा। दरअसल था कि यहाँ पर वोट बैंक की एक तरह की राजनीति देखी गई और किसी भी तरह से पंजाब जो है कि इस नहर के माध्यम से पानी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि ये जो नहर है इसको ख़त्म ही करते हैं, जिन लोगों से हमने ज़मीन ली थी उनको वापस कर देते हैं। अब देखिए, अब जब यह बात इन्होंने कहा कि यह बात होनी थी लेकिन यहाँ पे बात हुई नहीं। अब वर्ष 2016 में इन्होंने कहने को तो कह दिया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन इसके बाद भी क्या था, कुछ दिन पूर्व ही फिर अभी ये चर्चा में क्या ऐसा इस वजह से आया है कि 2016 में तो इन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन इसी के बाद जो है कि कोर्ट में ये बात चल रही थी। तो कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से कहा कि बातचीत करके इस नहर के विवाद का समाधान किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र
केंद्र इसमें क्या करे, दोनों राज्यों की मीटिंग कराए और मध्यस्थता करके इसका समाधान कराए। इसी के तहत जल शक्ति मिनिस्टर ने दोनों राज्यों के बीच एक बैठक का आयोजन करवाया और बैठक के आयोजन करवाया कि आप लोगों को क्या करना है, ये जो जल विवाद चला आ रहा है इसको समाप्त करना है। अब इसी पर क्या हुआ, पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने कहा कि पानी के बंटवारे से उन्होंने कहा कि मना कर दिया, और अभी जो उन्होंने डिसीजन लिया या उनकी स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने कहा कि अगर ये नहर बनाई जाती है, इस पे जल का बंटवारा होता है तो पंजाब में हिंसक आंदोलन हो सकते हैं, कई तरह की बातें आई। अब इस तरह से देखिए तो पंजाब क्यों ऐसा चाह रहा है, दरअसल पंजाब ने जो कृषि पद्धति अपनाई उसकी वजह से वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वह एकदम कोलैप्स कर गया है। दूसरा, वहाँ पर जब ग्राउंड वाटर नहीं है, पानी की उपलब्धता के लिए वही एक जो है कि पानी का सोर्स है, तो वह उसको अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते। दूसरा, उनका मानना है कि यदि हम इस नहर के पानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में डिजर्टिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण की समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न हो सकती है। वहीं हरियाणा का कहना है कि चूंकि ये तो हमारा अधिकार है और हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है कि इस पर अभी भी इसकी आस लगाए हुए है, इसलिए हमें ये जल क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही बातचीत चल रही है। आने वाले समय में यह एक तनाव के रूप में भी बढ़ सकता है और इसमें कुछ डिले भी हो सकता है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अब आइए आज के 2 क्वेश्चंस जो देखते हैं आज के ही टॉपिक से। कल भी मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या फिर आपने वीडियो पहले छोड़ दिया होगा। अब डेली जो है कि वीडियो में आपको मैं 2 प्रश्न दिया करूंगा जो उसी दिन के वीडियो के टॉपिक से होंगे, इसलिए ध्यान से देखेंगे तो प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, तीस्ता नदी के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला देखिए 4 कथन है, कोई एक असत्य होगा। इस नदी का उद्गम भारतीय हिमालय क्षेत्र से होता है। दूसरा कथन, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी रंगित है। तीसरा है तसो लामो झील इसका उद्गम बिंदु माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तसो लामो झील को इसका उद्गम बिंदु माना जाता है। चौथा है, यह बांग्लादेश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसमें से कोई एक कथन क्या है, असत्य है। तो आपको मैंने बताया ही था, यह जो डी कथन है यह क्या है, असत्य है। अगर देखा जाए तो जमुना है, पद्मा है, मेघना नदियां हैं, वो बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह जो है कि बांग्लादेश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी नहीं है, हाँ महत्वपूर्ण जरूर है। तो इस तरह से डी क्या होगा, असत्य कथन हो जाए। दूसरा जो प्रश्न है वह है, सतलज या सतलज यमुना लिंक नहर की लंबाई कितनी है, ये बताना है। और इसमें राज्यों का नाम इन्होंने दे रखा है कि 122 किलोमीटर पंजाब में, 92 किलोमीटर हरियाणा में। फिर दूसरा विकल्प है 102 किलोमीटर पंजाब में, 112 किलोमीटर हरियाणा में। फिर सी ऑप्शन है दोनों में 107 किलोमीटर अर्थात 214 किलोमीटर का है शायद। और फिर उसका डी है इनमें से कोई नहीं। अब डी ऑप्शन भी आपके सामने है, देख लीजिए, मैंने आपको अभी इसकी लंबाई बताई है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका जो ए आंसर विकल्प है वो सही है और इस तरह से यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। कुछ चीज़ें जो है कि टाइपिंग की छूट गई हैं, मैं उनको टाइप करवा के आपको PDF उपलब्ध करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।